हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बेसिकली जो कि हमारे पास ये रिलेशन है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये ni इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस वन। इस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे इसमें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन बी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया हुआ है या प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आता है g इज इक्वल टू प्रोडक्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू k एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन आई फैक्टोरियल। ओके, ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी होती है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ये होती है प्रोबेबिलिटी। तो अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे पास ओमेगा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना है? जी। ये आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई, और ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू के और एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी आई माइनस वन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें एन आई की वैल्यू निकालनी है जब हमारा ओमेगा क्या हो? ओमेगा मैक्स हो। यानी जो प्रोबेबिलिटी है जो मैक्सिमम होगी उस टाइम पे जो एन आई है उसकी वैल्यू कितनी हो, ये निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो जी है ये क्या है। कैपिटल जी बेसिकली क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है। सपोज आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने कैसे डिवाइड किया? फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, मान लेते हैं ये आईएथ कंपार्टमेंट है और ये केथ कंपार्टमेंट है। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में लेट से G1 सेल है। कितना है? G1 सेल है। और मान लेते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल की एनर्जी होगी एप्सिलॉन वन। सेकेंड कंपार्टमेंट मान लेते हैं ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं कंपार्टमेंट के अंदर, ये है G2, मान लेते हैं एनर्जी है एप्सिलॉन टू। ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट है इसमें हम मान लेते हैं कि N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसमें हम कितना नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? N1। दूसरे कंपार्टमेंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? N2। ठीक है, और आईएथ कंपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे Ni। इसमें Gi क्या है? नंबर ऑफ फेज सेल है, इसको डिजेनरेसी भी बोला जाता है Gi को, और एनर्जी है एप्सिलॉन आई। केथ सेल में क्या हो जाएगा? Nk हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, Gk हो जाएगा और एप्सिलॉन k हो जाएगा। Gk क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसमें कितने हैं? एप्सिलॉन k क्या है? एनर्जी इन केथ कंपार्टमेंट। तो हमने क्या किया? हमारे पास एक हमारे पास कंपार्टमेंट था, इसको हमने डिवाइड, एक हमारे पास बॉक्स है इसको डिवाइड कर लिया, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स एंड सो ऑन केथ बॉक्स में। टोटल ये बॉक्स की संख्या होगी। पहले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल जाए, दूसरे में N2 एंड सो ऑन केथ में N के पार्टिकल अगर हम रखें, जिसमें से कि पहले जो ये बॉक्स है, ये जो कंपार्टमेंट है, इसमें दो चीज़ है। एक तो इसकी एनर्जी दिया हुआ है एप्सिलॉन वन, और डिजेनरेसी मतलब इसमें कितने फेज सेल होंगे, कितने आपके पास सेल होंगे, वो हो जाएंगे G1। ठीक है, तो इस केस में जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन Nk, ठीक है, N1 प्लस N2 प्लस Nk, जिसमें से N1 क्या है? फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाए, N2 सेकेंड में, Nk केथ में। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, मतलब कितने तरीकों से हम पार्टिकल को रख सकते हैं, वो क्या है? ये है ना। ये जी क्या बताएगा कि N1 पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में, N2 पार्टिकल को सेकेंड कंपार्टमेंट में एंड सो ऑन N के पार्टिकल को केथ कंपार्टमेंट में रख दें, जहाँ पे आपके पास डिजेनरेसी जी है और एनर्जी एप्सिलॉन है। तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज आएगा उसे को बोलते हैं माइक्रो स्टेट।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, माइक्रो स्टेट के प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमने रख दिया। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे जो आपके पास N1 है, कितने N1 हो गए यहाँ पे, यहाँ पे N2 है, कितने ऐसे पार्टिकल हो गए जो इसमें गिरेंगे, और जब गिरे हैं तो उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। मतलब अगर हम पार्टिकल को फेंकें, है ना, ये कंपार्टमेंट मान लो हमारे पास बहुत ढेर सारे पार्टिकल है, इस तरीके से हम पार्टिकल को क्या करें, यहाँ पे थ्रो करें। जब थ्रो करेंगे तो क्या होगा, थ्रो करने से पार्टिकल जो रहेगा आपका, वो यहाँ पे भी जा सकते हैं कुछ पार्टिकल, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। मान लो हम इसको फेंकते जा रहे हैं, एक बार फेंका, दो बार फेंका, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, तो जो रिपीटेड रिपीटेड जो आएगा, मतलब कि एक बार हमने फेंका, लेट से इसमें वन आया, इसमें वन आया, इस वाले में वन आया। वन सेकेंड, इसको साइज बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये है। तो मान लेते हैं इसमें एक बार हमने फेंका, एक दो पार्टिकल आया, इसमें एक आया, इसमें आ गया एक एक। ठीक है, तीन तीन छः, दो आठ पार्टिकल हैं, सो दो दो चार, दो छः, दो आठ, मान लिया ये आ गए। फिर हमने फेंका, मान लो तीन आ गया इसमें। ठीक है, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें दो, और इसमें एक, तो तीन दो पाँच, दो सात, एक आठ हो गया। ठीक है, फिर हमने फेंका, फिर से है रिपीट हुआ, फिर से हमने फेंका, फिर से है रिपीट हुआ, तीन दो दो एक। फिर हमने फेंका, तीन दो दो एक, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बार बार रिपीट होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ओमेगा, जो प्रोबेबिलिटी आई है ओमेगा, ये आई है कांस्टेंट टाइम दिस वैल्यू, कांस्टेंट टाइम दिस वैल्यू जो आई है, ये जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम निकालने के लिए पहले एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो करो, फिर यहाँ से वैल्यू निकालो, और अगर d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो f मिनिमा होगा, और अगर d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो f मैक्सिमा होगा। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन सभी को पता है। तो हमारे पास ये है ओमेगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसको जीरो पुट कर देंगे, ये वाली कंडीशन है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो पुट करेंगे, तो जो भी कंडीशन आएगी वही होगी मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन। वही क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा उस कंडीशन में, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम एक तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए, और वैसे भी यहाँ पे एक से लेकर के के तक प्रोडक्ट है, तो सबका डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे लॉग। अगर एफ मैक्सिमम होगा तो लॉग एफ भी मैक्सिमम होगा, ये हमें पता है, राइट। तो लॉग अगर हम ले लें इस साइड, लॉग ओमेगा, ये हो गया लॉग कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस लॉग, और ये आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू वन टू के, आई इज इक्वल टू वन टू के एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस वन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग, ये हमने कौन सा फार्मूला यूज करिए, लॉग m इंटू एन। ये लॉग, ये m हो गया आपके पास, और ये n, तो लॉग एक बार इसका प्लस हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यूज कर लिया, ये m है, ये n है, तो लॉग लेंगे तो log m प्लस log n आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। log कांस्टेंट, कांस्टेंट का log निकालेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, इसको हम कांस्टेंट लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि इसमें जो वेरिएबल है लॉग ओमेगा में, वेरिएबल कौन सा है, केवल और केवल ni है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith सेल, या नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेल, या नंबर ऑफ पार्टिकल इन टू इन सेकेंड सेल। तो ये जो ni है यही वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। ठीक, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास लॉग, और प्रोडक्ट को हम अगर एक्सपेंड करें तो कैसे लिख सकते हैं, एक बार आई बराबर वन लिखेंगे तो एन वन प्लस जी वन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन जी वन माइनस वन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू एन टू प्लस जी टू माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन जी टू माइनस वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। लास्ट में कितना रखेंगे, आई बराबर के रख देंगे।
हो जाएगा एन के प्लस जी के माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास जी के माइनस 1 का फैक्टोरियल एन के का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको ओपन करने के बाद ये जो टर्म है अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करें तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया log m इंटू एन एंड सो ऑन इंटू एल। ठीक है, तो log जब प्रोडक्ट के अंदर हम log को डालेंगे तो log क्या करेगा, सबको अलग अलग समेशन में लिख देगा, है ना। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो टोटल के टर्म है। तो log क्या करेगा, log आपका आ जाएगा log w या ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस log ऑफ पहले इसका हो जाएगा n1 प्लस g1 माइनस 1 अपान सॉरी फैक्टोरियल भी है यहाँ पे, और ये हो जाएगा g1 माइनस 1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल। ओके, फिर प्लस इसका भी log हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ n2 प्लस g2 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये log जो है ये पूरा इतने का है, राइट, यस, और ये हो जाएगा g2 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल, फिर एंड सो ऑन यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि इंटू है तो लॉग में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ इंटू की जगह प्लस आ गया, और ये वाला जो इंटू है, राइट, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया log ऑफ एन के प्लस जी के माइनस 1 अपॉन जी के माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो जी के माइनस 1 फैक्टोरियल एन के फैक्टोरियल इतना आ जाएगा एक्सपेंड करने के बाद। ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर दें, अगर हम इसको ओपन करें तो इतना आ गया प्रोडक्ट को, और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, प्लस देखो n1 g1 n1, यहाँ n2 g2 n2 n2 सॉरी g2 n2 है, और यहाँ पे k है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई gi माइनस 1 फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल। ये आ जाएगी वैल्यू आपका समेशन का। ठीक है, ये जो इतना बड़ा सा टर्म लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार i बराबर 1 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, i बराबर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, i बराबर k रख देंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब ये लॉग को हम चाहे तो ओपन कर सकते हैं, लॉग को ओपन करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब जितना भी आप प्लस के टर्म में तोड़ दोगे उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये आ जाएगा इतना, यहाँ समेशन लगा दिए, i इज इक्वल टू 1 to k है ऑलरेडी अंडरस्टूड, और ये आपके पास लॉग देखो एक है न्यूमरेटर एक है डिनोमिनेटर, तो ये है log m अपान n, तो क्या हो जाता है log m हो जाएगा ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस log ऑफ gi माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ni फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो log w आ जाएगा कांस्टेंट, ओके, प्लस ये टर्म जो है log ऑफ ni प्लस gi माइनस 1, ये आ जाएगा log ऑफ ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस log, अब ये क्या है, ये m हो गया और ये आपका n टर्म हो गया, तो log m इंटू n का क्या फार्मूला होता है, यहाँ ब्रैकेट लगेगा एक और जाएगा log m प्लस log n, लेकिन हम क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा log gi माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस log ऑफ ni फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी log ओमेगा यानी प्रोबेबिलिटी की, या हम इसमें केवल डिफ्रेंसिएशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसलिए हम ये जो gi माइनस 1 फैक्टोरियल है इसको अलग कर सकते हैं और ni वाले को अलग कर सकते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसे कांस्टेंट प्लस समेशन log ऑफ ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस log ऑफ ni फैक्टोरियल, इसको एक साथ लिख लिए, और ये माइनस समेशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ gi माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ये वाला टर्म। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं हम, लेकिन ये टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें ni है नहीं,
कोई भी चीज़ जो ni के अलावा है वो सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट में इसको शुमार कर लिया तो हमारे पास आ गया समेशन, ये बचेगा है ना, इतना बचेगा। जब इतना टर्म बचा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिरलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपके पास log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n, इतना होता है। ठीक है, तो log n फैक्टोरियल n log n माइनस n, तो यहाँ पे n कितना है, ni प्लस जी आई माइनस वन इंटू लॉग ऑफ ni प्लस जी आई माइनस वन माइनस ni प्लस जी आई माइनस वन हो जाएगा। इसका केवल एक्सपेंशन है ना, ये log n फैक्टोरियल, तो n log n माइनस n हो गया। ठीक है, फिर ni फैक्टोरियल का लगा देंगे, log ni फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ni log ऑफ ni प्लस ni हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं कैसे, सो एन आई यहाँ से देखो ये माइनस एन आई है, ये सभी पूरा ब्रैकेट के अंदर है, समेशन के अंदर है, तो जब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस एन आई हो गया। चलो अच्छा लिख देते हैं, सो कांस्टेंट ये आ गया प्लस समेशन, ब्रैकेट लगा देते हैं, एन आई प्लस जी आई माइनस वन, और ये हो गया लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस वन, माइनस एन आई से मल्टीप्लाई, माइनस एन आई माइनस जी आई, ऐसा करते हैं जी आई माइनस वन क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको एक साथ रख सकते हैं हम लोग, और ये आ गया माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई प्लस एन आई ब्रैकेट क्लोज, एन आई से एन आई कैंसिल। ठीक है, एन आई से एन आई कैंसिल, और जी आई माइनस वन आपका कांस्टेंट है तो समेशन लगा दोगे, फिर समेशन की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, तो हम उसको कांस्टेंट में ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोग अभी कर चुके हैं जस्ट, तो इसका मतलब ये आ जाएगा log ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, एन आई प्लस जी आई माइनस वन, और ये हो गया आपके पास log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन, और ये जी आई माइनस वन ये जो टर्म है ये आपका कांस्टेंट में चला जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस एन आई लॉग एन आई। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, इतना ही आ रहा है हमारे पास, 1 सेकेंड, सो log ओमेगा एन आई प्लस जी आई, और ये आ गया एन आई, ओके इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हालांकि इन्होंने माइनस वन को छोड़ दिया है क्योंकि जी जो होगा वो बहुत बड़ा होगा इसमें, है ना, तो जी आई माइनस वन जो है हम वन को छोड़ सकते हैं, तो वन को छोड़ देंगे तो बेसिकली यहाँ से वन हट जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें से हम एक छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो जी आई है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास, सबसे पहले कर लेते हैं फिर बाद में हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, बट पहले जो हमारे पास जनरल रूल है उसको फॉलो करते हैं। तो इतना आ गया, लॉग का लॉग ओमेगा का डेल्टा ले लेंगे मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, और ये चला जाएगा अंदर समेशन के अंदर जाएगा तो डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन आई प्लस जी आई माइनस वन लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन। ठीक है, इसका डेल्टा यानी डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा माइनस डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा एन आई लॉग ऑफ एन आई। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या हो गया, दो प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन, दो टर्म के प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा समेशन, तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा डेल्टा एन आई प्लस जी आई माइनस वन, ओके, इंटू सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन। ठीक, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन एन आई प्लस जी आई माइनस वन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सो सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन, है ना, सेकेंड टर्म यही है आपके पास। फिर इसका करेंगे तो ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये वाला टर्म का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने ये एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये करली वाला। ओके, फिर अगर हम इसको ओपन करें क्योंकि माइनस है, ये हो जाएगा डेल्टा, चलो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन
प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, होपफुली कुछ छूटा नहीं है इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन लगा हुआ है, और ये आ जाएगा डेल्टा एन आई प्लस जी आई माइनस वन। तो डेल्टा जब अंदर जाएगा तो एन आई का डिफ्रेंसिएशन करेगा, जी आई कॉन्स्टेंट है जीरो, वन कॉन्स्टेंट है जीरो, तो आ जाएगा डेल्टा एन आई इंटू लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा एन आई प्लस जी आई माइनस वन। ठीक है, डेल्टा लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो वन अपॉन एक्स आता है, तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स। फिर से इसका दोबारा करेंगे डिफ्रेंसिएशन, है ना, क्योंकि ये चेन रूल है, तो चेन रूल में हमें दोबारा फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो डेल्टा एन आई प्लस जी आई माइनस वन हो जाएगा, तो वन अपॉन एन आई प्लस जी आई माइनस वन इंटू चेन रूल से फिर से इसका करना पड़ेगा डेल्टा एन आई प्लस जी आई माइनस वन, माइनस यहाँ ब्रैकेट भी खोल रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये हो गया डेल्टा एन आई लॉग एन आई, ओके, माइनस माइनस जाएगा माइनस कर देगा एन आई लॉग एन आई, तो लॉग एक्स अगर होता तो डिफ्रेंसिएशन वन अपान एक्स होता, तो वन अपान एन आई हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है डेल्टा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमें एक एन आई का डिफ्रेंसिएशन एक बार करना पड़ेगा डेल्टा के रिस्पेक्ट में, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं, एन आई प्लस जी आई, ओके ओके, ये टर्म आपके पास यहाँ है, ठीक है, और ये टर्म आपके पास यहाँ है, फिर ये वाला एन आई प्लस जी आई हो गया, ठीक है, माइनस डेल्टा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो ये जो टर्म आ गया हमारे पास, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा डेल्टा एन आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन प्लस ये टर्म कैंसिल, और डिफ्रेंसिएशन जब होगा तो केवल यहाँ बचेगा डेल्टा एन आई, यही बचेगा, राइट, डेल्टा एन आई बचेगा हमारे पास, है ना, डेल्टा एन आई बचेगा क्योंकि जी आई कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन जैसे अंदर जाएगा जीरो जीरो होते देगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन आई लॉग ऑफ एन आई, और ये हो गया माइनस डेल्टा एन आई, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस डेल्टा एन आई, वन सेकेंड, इतना आ जाएगा, डेल्टा एन आई से डेल्टा एन आई कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन, डेल्टा एन आई को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, क्या जाएगा लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस वन, ओके, माइनस लॉग ऑफ एन आई, ठीक है, इतना आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा एन आई, तो दिस इज डेल्टा लॉग डब्ल्यू। ठीक है, सॉल्व करके हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। तो अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो डेल्टा लॉग डब्ल्यू हमारे पास आ गया, समेशन लॉग एम अपान एन का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपान एन आई, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा एन आई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सब कुछ करने के बाद इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर हम ये जो फार्मूला निकालें डेल्टा लॉग, मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का लॉग निकाले, लॉग निकालने के बाद डिफरेंशिएशन करें तो इतना आ गया। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए, तो ये जब जीरो हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से, ये इधर जीरो हो गया तो जीरो बराबर पूरा ये RHS आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, या हम माइनस, हम ऐसा याद रखना है कि अगर हम चाहे बी करें चाहे डी करें चाहे एम बी डिस्ट्रीब्यूशन करें, अगर हमारा केवल एन आई वाला टर्म है तो ये हमेशा ऊपर रखना है, नहीं तो हमारा कांस्टेंट में उल्टा पुल्टा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो बी वाला टर्म है, सॉरी एन आई वाला जो टर्म है इसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जीरो के बराबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन
एन आई, और ये हो गया आपके पास डेल्टा एन आई। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो जीरो ही आएगा। अब माइनस अंदर जाएगा तो लॉग है यहाँ पे, तो इसको पलट देगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई माइनस वन, ओके, इंटू डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू वन टू के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हमारे पास केवल यही एक इक्वेशन है? आंसर है नहीं, हमारे पास सिस्टम में कुछ कंडीशंस भी है। वो कंडीशंस भी क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशन है? पहला है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर हम डेल्टा ई वेरिएशन इन एनर्जी निकालेंगे वो आएगा जीरो, तो वेरिएशन इन एनर्जी निकालेंगे जीरो आएगा। और ई होता कितना है? n1 एप्सिलॉन 1, n2 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो ऑन nk एप्सिलॉन k, इतना होता है। तो इसका मतलब हम ई को लिख सकते हैं एन आई एप्सिलॉन आई समेशन। तो यहाँ डेल्टा है, डेल्टा लिख दिए, ई की वैल्यू इतनी होती है, सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वल टू जीरो, या डेल्टा अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा एन आई एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू जीरो, या ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास वेरिएबल केवल एन आई है तो एप्सिलॉन आई बाहर आ जाएगा, यानी समेशन के बाहर नहीं आएगा, समेशन के अंदर ही रहेगा, बट इस ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा, और आ जाएगा डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर है 3। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, और हमारे पास एक ये है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इस इक्वेशन में, तो ये कंडीशन इंक्लूड नहीं हुई है, तो ई बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ई बराबर कांस्टेंट है सिस्टम में, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम में, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये मिलेगा। दूसरा, एन भी तो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हम ले रहे हैं, है ना, एन कितना होता है अभी हम देख लेते हैं। तो ये अगर एन कांस्टेंट है तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा? जीरो, जहाँ पे एन होता है आपके पास n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन एन के, या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं समेशन एन आई, आई इज इक्वल टू वन टू के। ओके, आई इज इक्वल टू वन टू के। तो जैसे हमने इतना लिखा तो डेल्टा एन यहाँ रख देंगे, डेल्टा एन की जगह रख देंगे वैल्यू समेशन एन आई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा अंदर जाएगा तो आ जाएगा समेशन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन आ गए? एक आ गया जो हमने डेल्टा लॉग डब्ल्यू से निकाला, दूसरा हमने निकाला कंजर्वेशन या कांस्टेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल से निकाला कि एन हमारे पास कंजर्व है यानी एन कांस्टेंट है। दूसरा हमने निकाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो एनर्जी टोटल कांस्टेंट है। ओके, टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास जब भी ऐसा कंडीशन हो कि हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन के साथ में वैल्यू को सॉल्व करना हो, तो हम लोग यूज करते हैं लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या करता है? बेसिकली ये करता है, हटा देते हैं यहाँ से, तो ओके, हमें जो इक्वेशन की ज़रूरत है वो बस लिखेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन होगी। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर करेगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस अल्फा टाइम इक्वेशन 2 प्लस बीटा टाइम इक्वेशन 3, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? ये है आपका लाग्रांज मल्टीप्लायर। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है? एलएचएस पहले देख लेते हैं। ये है आपके पास लॉग ऑफ एन आई अपान एन आई प्लस जी आई माइनस वन, है ना, और फिर डेल्टा एन आई है, फिर उसके बाद अल्फा, अल्फा 1 सेकेंड, इसको ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अल्फा ये हो गया, फिर अल्फा में हमें इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई, अल्फा में हमें इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कर दिया। फिर बीटा से हमें इक्वेशन 3 में करना है इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर एच एस इसका भी जीरो है, तो जीरो अल्फा जिस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। जैसे ही ये कंडीशन आई तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, समेशन बाहर निकाल सकते हैं। अल्फा आपका अंदर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि अल्फा के ऊपर इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स है आई, आई, और यहाँ भी आई 1 to k। ठीक है, 1 to k, 1 to k, तो अल्फा अंदर चला जाएगा, समेशन बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया लॉग ऑफ एन आई अपान एन आई प्लस जी आई माइनस वन, प्लस यहाँ बच जाएगा अल्फा, यहाँ बच जाएगा बीटा, और हम डेल्टा एन आई को बाहर ले लिए इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गया कॉन्स्टेंट
के साथ में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन। ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा n1 डेल्टा n2 ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो डेल्टा ni आर इंडिपेंडेंट है ना। पहले बॉक्स में पार्टिकल का वेरिएशन, दूसरे बॉक्स में पार्टिकल का वेरिएशन, वो सभी इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इसका मतलब है कि अल्फा टाइम्स डेल्टा n1 प्लस बीटा टाइम्स अल्फा टाइम्स डेल्टा n1, अल्फा 2 टाइम्स डेल्टा n2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा के टाइम्स डेल्टा nk इज इक्वल टू 0 अगर है, अगर ये 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर डेल्टा ni लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जब आपका अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा के क्या है, ये है आपके पास अल्फा के या अल्फा आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है तो वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये जो टर्म होगा ये 0 के बराबर होगा। log ni अपॉन ni प्लस जी आई माइनस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, ओहो एक टर्म हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पे बीटा एप्सिलन आई होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड क्या था, डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन थर्ड क्या था, एप्सिलन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। तो इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बीटा एप्सिलन आई हो, सॉरी। ओके, एक बार हम इसको रिपीट भी करेंगे अभी। तो ये आ गया हमारे पास इतना बीटा एप्सिलन आई इक्वल टू 0, ये टर्म हमारे पास छूट गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा log एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलन आई। ठीक है, तो log है, log हटा करके इधर लिखोगे तो आ जाएगा एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई माइनस 1, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलन आई। ठीक है, हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, ऐसा करते हैं इसको पलट लेते हैं तो ये हो जाएगा एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन एन आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलन आई। सिंस जी आई इज वेरी लार्ज, तो जी आई प्लस एन आई भी बहुत बड़ा हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, राइट। तो एन आई प्लस जी आई बहुत बड़ा होगा, तो इसका मतलब हम 1 को छोड़ सकते हैं, तो यह आ जाएगा एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस अल्फा 1 सेकेंड। तो ये ऊपर गया है, ये नीचे आया, तो इधर भी तो ये होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो एल एच एस हमारे पास हो जाएगा एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई। तो एन आई का एक बार इसमें डिवीजन, एक बार इसमें डिवीजन, बराबर ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई आ जाएगा। ठीक है, तो एन आई इंटू एन आई कैंसिल हो गया, 1 बचा, और ये टर्म आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। 1 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा जी आई अपॉन एन आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई माइनस 1। तो एन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आई इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो आ जाएगा जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई माइनस 1। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी, इतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की इन बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1, अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, जी आई क्या है, ith स्टेट की आपके पास डिजनरेसी है। तो सबसे पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम लोग पिछली क्लास में निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास इतना है, मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम लॉग ले लेंगे तो ये दो टर्म है, 1 सेकेंड, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये log m प्लस log n, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका लॉग लेंगे तो कांस्टेंट ही होगा।
ओके, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं और ये इतना आ जाएगा। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में किए हुए हैं, जस्ट फॉलो माय लेक्चर्स, है ना, जैसे अभी हम लोगों ने किया हुआ है खुद, तो अभी जस्ट लाइव किया जो वह उसमें सब कुछ किया हुआ है। तो ये log ओमेगा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे धीरे से स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगा करके, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। और हम लोगों ने जो निकाला था यहाँ -1 आ रहा था, तो क्योंकि NI प्लस GI आपका बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे -1 हम छोड़ देंगे। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 होगी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमेशा रूल याद रखना है डेरिवेशन में कि अगर NI है तो NI को ऊपर लाना है, तो NI को ऊपर लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इधर हो गया और ये माइनस हो गया, तो इसको लाग ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा log NI अपॉन NI प्लस GI। इक्वेशन 1 आ गया। फिर इक्वेशन 2 क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स, वहां से यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट इक्वेशन आ गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट इक्वेशन आ गया, लगा देंगे लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, इक्वेशन 1 प्लस अल्फा टाइम इक्वेशन 2 प्लस बीटा टाइम इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर लगा देंगे क्योंकि आपका डेल्टा N1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, डेल्टा N1 डेल्टा N2 डेल्टा एंड सो ऑन डेल्टा N के सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये 0 के बराबर होगा। जैसे 0 के बराबर होगा इसको इधर भेज देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा NI प्लस NI अपॉन NI प्लस GI टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन I। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है NI इज इक्वल टू GI अपॉन ई टू द पावर अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I -1। तो अगर हम यहाँ -1 नहीं छोड़ते तो यहाँ -1 आता, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ओके, तो अगर हम पार्टिकल को फेंके तो ith बॉक्स में या ith स्टेट में जो पार्टिकल पहुंचेगा उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या होगी NI इज इक्वल टू GI e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I -1। इस कंडीशन में जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, इसी को हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन